सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः। प्रिय बच्चों, मैं कंचनमाला, संस्कृत अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, शामीना रोड, लखनऊ। बच्चों, कक्षा 9 के ऑनलाइन क्लास में आज मैं संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, संस्कृत विषय में संस्कृत गद्य भारती से हम लोग प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का भाग 1 आज पढ़ेंगे। तो चलिए, आज की कक्षा में हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आज की कक्षा में मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी कि संस्कृत विषय में आप लोगों को क्या क्या कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं पाठ का परिचय दूंगी। उसके बाद हम लोग संदर्भ व प्रसंग जानेंगे। उसके बाद मैं गद्यांश 1 का संस्कृत वाचन करूंगी। गद्यांश 1 का ही शब्दार्थ बताऊंगी। व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग देखेंगे। फिर गद्यांश 1 का ही हिंदी अनुवाद हम लोग जानेंगे। उसके बाद मैं गद्यांश 2 का संस्कृत वाचन करूंगी। गद्यांश 2 का शब्दार्थ बताऊंगी, व्याकरणात्मक टिप्पणी बताऊंगी, हिंदी अनुवाद उसका बताऊंगी और सबसे अंत में हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य देखेंगे। चलिए, सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं कि आप लोगों को कक्षा 9 में संस्कृत विषय में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, संस्कृत में आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती के तहत गद्य पढ़ना है, पद्य पढ़ना है, नाटक तथा व्याकरण पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग संस्कृत गद्य भारती का प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या पढ़ना है हमें, ये जान लेते हैं। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि अर्थात हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इसके अंतर्गत हम अपने देश भारत के राष्ट्र के समस्त राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी राष्ट्र का एक अलग ही पहचान, एक अलग ही विशेषताएं होती हैं जो वहाँ के प्रतीकों से प्रतिभाषित होती हैं, परिलक्षित होती हैं। वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं, ऐतिहासिक गौरव गाथा तथा सामाजिक परिवेश, ये सब देख करके कुछ राष्ट्रीय चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। तो वो सभी राष्ट्रों के नागरिकों के द्वारा उस राष्ट्र की विशेषता बताने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। इन राष्ट्रीय प्रतीकों से उस राष्ट्र का क्या होता है, गौरव, चरित्र और गुण झलकता है और इन्हीं को हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो हमारी संस्कृति, चरित्र और महत्व को बताने वाली हैं। ये 5 वस्तुएं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारे देश में स्वीकार की गई हैं। ये 5 राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी मयूर। दूसरा है चित्रव्याघ्र, राष्ट्रीय पशु हमारा चित्रव्याघ्र। तीसरा है राष्ट्रीय पुष्प कमल। चौथा राष्ट्रगान हमारा, तथा 5वां त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पाठ में संदर्भ कैसे लिखेंगे तथा प्रसंग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में हम लोगों को लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि से उद्धृत है। बच्चों, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि संदर्भ एक ही होगा,
हर गद्यांश का संदर्भ आप लोग एक ही लिखेंगे। अब आते हैं प्रसंग पे। तो प्रसंग आप लोग हर गद्यांश का प्रसंग अलग अलग लिखेंगे। जिस गद्यांश में जिस राष्ट्रीय प्रतीक का वर्णन किया होगा उस गद्यांश में उस प्रसंग को आप लोग लिखेंगे। उदाहरण के रूप में आप लोगों को एक मैं बता दे रही हूँ कि यदि गद्यांश में राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वर्णन किया गया है तो हम लोग इस तरह से प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वर्णन किया गया है। यह एक उदाहरण के रूप में प्रसंग बताया गया है, परंतु आप लोगों को हर गद्यांश के अनुसार अलग अलग प्रसंग लिखना है। जिस गद्यांश में जिस का वर्णन होगा उसको आप लोगों को प्रसंग में लिखना है। चलिए अब गद्यांश 1 का हम लोग संस्कृत वाचन कर लेते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्रं गुणाश्च प्रतिभासन्ते तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति तान्यस्माकं चारित्रं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यञ्जयन्ति। पक्षीषु कतमः पशुषु कतमः पुष्पेषु कतमं वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। तो मैंने अभी संस्कृत वाचन किया था। अब इस गद्यांश के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। वैशिष्ट युक्तानि अर्थात विशेषताओं से युक्त, प्रतीक रूपेण चिन्ह के रूप में, स्वीक्रियन्ते स्वीकृत किए जाते हैं, तत्रत्यैः जनैः वहाँ के निवासियों द्वारा, प्रतिभासन्ते शोभित होते हैं, निगद्यन्ते कहे जाते हैं, कतिपयानि अर्थात कुछ, व्यञ्जयन्ति अर्थात प्रकट करते हैं, कतमः कौन सा, राष्ट्रीय महिम्नः राष्ट्रीय महत्व का, निर्धारितानि सन्ति निर्धारित अथवा निश्चित किए गए हैं। चलिए अब कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विदधातीति, इसमें संधि विच्छेद है, विदधाति प्लस इति अर्थात करता है ऐसा। विचार्यैव, विचार्य प्लस एव विचार करके ही। तान्यस्माकं, तानि प्लस अस्माकं अर्थात वे हमारे। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले गद्यांश 1 का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में, राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त, वस्तूनि वस्तुएं, प्रतीक रूपेण प्रतीक के रूप में, स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः प्रतीक के रूप से स्वीकृत किए गए हैं वहाँ के लोगों के द्वारा, जनैः लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में, तद्राष्ट्रस्य उस राष्ट्र का, गौरवम गौरव, चारित्रम चरित्र, गुणाश्च च मतलब और, गुणा गुण, प्रतिभासन्ते शोभित होते हैं। उन प्रतीकों में उस राष्ट्र का गौरव, चरित्र और गुण शोभित होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते और वे ही हमारे राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं, कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि हमारे राष्ट्र भारत में भी, कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ प्रतीक स्वीकृत किए गए हैं। तान्यस्माकं वे हमारे, चारित्र्यम चरित्र, संस्कृतिम संस्कृति, च और
महत्व व्यंजयंती प्रकट करते हैं। वे राष्ट्रीय प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक निर्धारित किए गए हैं, वे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे चरित्र को, संस्कृति को और महत्व को प्रकट करते हैं। उन राष्ट्रीय प्रतीकों से हमारा चरित्र, हमारी संस्कृति, हमारा महत्व प्रकट होता है। पक्षीषु कतमः, पक्षियों में कौन सा? पशुषु कतमः, पशुओं में कौन सा? पुष्पेषु कतमम्, और पुष्पों में कौन सा? अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः, हमारे राष्ट्रीय महिमा को का प्रतिनिधित्व विदधाति करता है। ऐसा विचार करके ही प्रतीक निर्धारितानि सन्ति, निर्धारित किए गए हैं कि कौन सा पुष्प, कौन से पक्षी और कौन सा पशु हमारे राष्ट्रीय महिमा को का प्रतिनिधित्व करता है, उसे देख करके ही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक निर्धारित किया गया है। चलिए बच्चों, अभी मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ बताया। अब गद्यांश 2 पे चलते हैं हम लोग, और गद्यांश 2 का संस्कृत वाचन सबसे पहले करते हैं। गद्यांश 2 में मैं आप लोगों को राष्ट्रीय पक्षी मयूर के बारे में बताऊंगी। मयूरः, पक्षीषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। मयूरो अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। चंद्रकवले संवलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। यदा गगनं श्यामलेन मेघैराच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरम् अपि च चेतश्चमत्कारकं भवति। मधुर स्वरो अपि मयूरो विस्धरान् भुङ्क्ते। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते। सर्वैः सह मधुरं वाच्यं, मधुरं व्यवहर्तव्यं, मधुरम् आचरितव्यं। किन्तु ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचारपरायणाः राष्ट्रियाखण्डतायाः राष्ट्रियैक्यस्य वा विघातकाः विषमुखाः सर्पतुल्याः मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः। अभी मैंने संस्कृत वाचन किया है। अब इस गद्यांश के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। चंद्रकवले संवलितानि, अर्थात चंद्रमा के आकार के वृत्त से युक्त। पिच्छानि, अर्थात पंख। तदानीन्तनम, उस समय का। नयन सुखकरम, आंखों को सुख देने वाला, सुंदर। चेतः, मन। विषधरान, सर्पों को। भुङ्क्ते, खाता है। वाच्यम, बोलना चाहिए। व्यवहर्तव्यम, व्यवहार करना चाहिए। अत्याचार परायणाः, अत्याचार में लगे हुए। विघातकाः, नाशक। विषमुखाः, विष से भरे मुख वाले। व्यापादयितव्याः, मारने योग्य। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब कुछ व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मयूरो अतीव, मयूरः प्लस अति प्लस इव, इसमें संधि विच्छेद है। मयूरः प्लस अति प्लस इव, अर्थात मोर बहुत अधिक। श्यामलैर् मेघैराच्छन्नं, श्यामलैः मेघैः आच्छन्नं। श्यामलैः प्लस मेघैः प्लस आच्छन्नं, अर्थात काले बादलों से घिरे हुए। इदमेव अस्माकं, इसका संधि विच्छेद है। इदम प्लस एव प्लस अस्माकं, यह ही हमारा। मधुरमाचरितव्यम, इसमें संधि विच्छेद है। मधुरम प्लस आचरितव्यम, इसका अर्थ है मधुर आचरण करना चाहिए। मयूरेणेव, इसमें संधि विच्छेद है। मयूरेण प्लस इव,
मोर के समान। तो ये कुछ व्याकरण से संबंधित जानकारी थी। अब चलिए बच्चों पुनः गद्यांश 2 पर चलते हैं और इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। मयूरः अर्थात मोर, आप सब जानते हैं। पक्षीषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षीषु पक्षियों में, मयूरः मयूर मोर, राष्ट्रीय पक्षी रूपेण राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृतो अस्ति स्वीकृत किया गया है, राष्ट्रीय पक्षी के रूप से स्वीकृत किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरः मोर अत्यंत ही मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर पक्षी वर्तते, मनोहर पक्षी वर्तते, मन को हरने वाला पक्षी है। चंद्र कवलय संवलितानि चित्रितानि, चंद्रमा के आकार के वृत्त आकार से युक्त चित्रित, चित्र बने हुए, चंद्रमा के आकार का जैसा गोलाकार वृत्त होता है वैसा चित्र बना हुआ। तस्य पिच्छानि उसका पंख, तस्य उसका पिच्छानि मतलब पंख, मनांसि हरन्ति मन को हर लेता है, मन को अच्छा लगता है, मन को हर लेता है। यदा गगनम श्यामलेर मेघैराच्छन्नम, यदा जब, गगनम आकाश गगन, श्यामलेर मेघैराच्छन्नम काले बादलों से घिर जाता है, भवती घिरा हुआ होता है, तदा तब, मयूरो नृत्यति अर्थात मोर नाचता है। जब आकाश में काले बादल घिर जाते हैं तब मोर नाचते हैं। तो तस्य तदानीन्तनम, तस्य तदानीन्तनम, तस्य मतलब उसका, तदानीन्तनम उस समय का, नर्तनम नृत्य, नयन सुखकरम अपि आँखों को सुख प्रदान करने वाला, अपि भी आँखों को सुख प्रदान करने वाला होता है। च और, चेतस चमत्कारकम भवति और चित्त को चमत्कार प्रदान करने वाला अर्थात चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है। मधु मधुर स्वरो अपि, मधु मधु कहते हैं शहद को, मधु मधुर स्वरो अपि मधु के समान, शहद के समान मधुर स्वर वाला होने पर भी, मीठे स्वर वाला होने पर भी मयूरः मोर विषधरान भुंकते, विषधर किसे कहते हैं? सर्पों को, जो विष को धारण करता है तो सर्प, विषधरान भुंकते अर्थात सर्पों को भुंकते खाता है। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रं विद्यते, इदमेव यह ही, अस्माकं हमारा, राष्ट्रीय चारित्रम हमारा राष्ट्रीय चरित्र, विद्यते है यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सबके साथ, सबके साथ मधुरम वाच्यम मतलब मधुर बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तव्यम अर्थात मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम अर्थात मधुर आचरण करना चाहिए। किंतु ये राष्ट्रद्रोहियों, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार परायणा और अत्याचार के कार्य में लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अखंडतायाः, राष्ट्रीय अखंडता के, राष्ट्रीय एकस्य, राष्ट्रीय एकता के, राष्ट्रीय एकस्य, राष्ट्रीय एकता के, वा विघातकाः विषमुखाः जो विनाशक हैं, राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रीय एकता के जो विघातकाः अर्थात विनाशक हैं। विषमुखाः सर्पतुल्याः, विषमुख विष से भरे हुए मुख वाले, सर्पतुल्याः सर्प के समान, सांपों के समान, मयूरेणैव मयूर के द्वारा ही, राष्ट्रेण मयूर के समान ही, जैसे मोर क्या करता है,
विषधरों को खाता है, मीठे स्वर वाला होने पर भी विषधरों को खाता है, उसी प्रकार मयूर के समान ही राष्ट्रेण, राष्ट्र के द्वारा व्यापादयितव्याः, अर्थात राष्ट्र के द्वारा मारने योग्य हैं। इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को ये गद्यांश 2 का हिंदी अर्थ बता दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ अभ्यास कार्य दूंगी। बच्चों मैंने आप लोगों को 2 गद्यांश पढ़ाए हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया है कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, तथा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत मोड़ के बारे में बताया है। तो बच्चों इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आप लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की गणना कीजिए तथा नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत मोड़ की विशेषताएं लिखिए। यह राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देता है। और तीसरा प्रश्न है, पक्षीषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः, इस गद्यांश का ससंदर्भ अनुवाद करें। बच्चों गद्यांश का ससंदर्भ अनुवाद आप कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों को संदर्भ लिखाया है। संदर्भ पहले ही पाठ के प्रारंभ में बताया है, तो उस संदर्भ को आप लोग लिखेंगे। फिर पुनः देखेंगे आप लोग कि पक्षीषु मयूरः कहाँ किस गद्यांश में है और उसका अंत उस गद्यांश में कहाँ पर इसका अंत हो रहा है, राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः। यहाँ तक, यहाँ से प्रारंभ, पक्षीषु से प्रारंभ करके व्यापादयितव्याः तक उसका आप लोग हिंदी अर्थ लिखेंगे और प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे कि इस गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, और उसके पश्चात आप लोग हिंदी अनुवाद इसका लिखेंगे। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न आप लोग अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो भी आप लोगों को पाठ पढ़ाया है उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम लोग पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग, अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही हो, आप लोगों को कोई भी कठिनाई आए, तो आप लोग दीक्षा ऐप पर जाकर इसे पाठ्य सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से अथवा iOS से डाउनलोड किया जा सकता है। और ये वीडियो आप लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।